हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। जी हाँ दोस्तों, प्रीपोजिशन जो कि सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। कोई भी एसएससी का आप दीजिए, चाहे एसएससी सीजीएल दीजिए या फिर सीएचएसएल दीजिए, एनडीए का एग्ज़ाम दीजिए, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग अक्सर गलत कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रीपोजिशन को कॉन्सेप्ट से समझेंगे, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, और ऐसा प्रीपोजिशन दोस्तों आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं आज का प्रीपोजिशन। अब दोस्तों, प्रीपोजिशन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ना तो इसके डेफिनेशन से पूछे जाएंगे आपको, ना तो इसके प्रकार कितने होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने ही नहीं है उसको दोस्तों। लेकिन फिर भी प्रीपोजिशन क्या होता है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए, प्रीपोजिशन में प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, यानी कि जिस वर्ड का स्थान किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, जिस वर्ड का स्थान किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन एक शर्त है दोस्तों, नाउन प्रोनाउन के पहले तो एडजेक्टिव भी आ जाता है, तो फिर हमारी डिफिनीशन गलत हो जाएगी। दोस्तों, हमने बताया कि ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन, बेसिकली नाउन, आप मुख्यतः नाउन के रूप में इसको समझिए, ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले प्रयुक्त होता है प्रीपोजिशन कहलाता है। लेकिन ये वर्ड दो नाउन के बीच संबंध को स्थापित करते हैं, ये शर्त है दोस्तों। प्रीपोजिशन जो होते हैं एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध स्थापित करते हैं। तो अब चलिए हम लोग अपना पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं प्रीपोजिशन का। चूंकि ज़्यादा डेफिनेशन आपको लिखनी नहीं है या फिर आपको प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं ये भी नहीं जानना है, क्योंकि आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, हमने पहला कॉन्सेप्ट लिया है के ऊपर, या जिसे हम पर कहते हैं, इनके लिए कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं पर या के ऊपर के लिए 5 वर्ड आते हैं। बेसिकली मुख्यतः 5 वर्ड आते हैं। जैसे ऑन का मतलब भी क्या होता है, पर। एट का मतलब भी पर होता है। अपॉन का मतलब भी पर होता है। ओवर का मतलब भी पर होता है। और एबव का मतलब भी पर होता है। समझिए दोस्तों, पर के कितने इंग्लिश में वर्ड होते हैं। एक पर के लिए इंग्लिश में ऑन, कहीं कहीं हम ऑन का यूज कर देते हैं, कहीं हम पर के लिए एट का यूज करते हैं, कहीं पर अपॉन का यूज करते हैं, कहीं ओवर तो कहीं अबव। ओके दोस्तों, इतने सारे वर्ड्स का यूज हम पर के सेंस में करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है। फिर अगर इन सारे वर्ड का प्रयोग हम पर के लिए करते हैं तो कुछ ना कुछ तो इनमें अंतर होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं एक एक करके इन सब का यूज, कि पर के सेंस में ऑन का यूज कब करेंगे, एट का यूज कब करेंगे, अपॉन का यूज कब करेंगे, ओवर का और अबव का यूज कब करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम देखते हैं। तो हमारा पहला रहेगा ऑन। देखिए दोस्तों, ऑन का प्रयोग हम पर के सेंस में कब करेंगे। देखिए, पढ़िए इसको। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चिपक कर रखी हो, यानी टचिंग अवस्था में हो और स्थिर हो। अब इसको आपको ध्यान से समझना है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चिपक कर रखी हो,
चिपक को यहाँ पर आप चाहें तो अंडरलाइन कर लीजिए। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चिपक कर रखी हो और स्थिर अवस्था हो तो वहां पर के ऊपर या पर के लिए, देखिए के ऊपर या फिर पर के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन से लिखते हैं। समझ लीजिए, एक बार मैं और पढ़ देता हूं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चिपक कर रखी हो, मतलब दोनों टच अवस्था में है, दोनों वस्तुएं एक दूसरे को टच कर रही हैं और वस्तुएं स्थिर हैं, गति नहीं कर रही हैं, स्थिर हैं, तो वहां पर के ऊपर या फिर जो पर, इनकी इंग्लिश ऑन लिखेंगे। अब चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। तो दोस्तों, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि जो ऑन का प्रयोग हम पर या के ऊपर के लिए तभी करते हैं जब दो वस्तुएं टच में हो, चिपक कर रखी हुई हो। तो दोस्तों देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, एक नाउन यहां पर है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। और मैंने आपको शुरुआत में डेफिनेशन में बताया कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के पहले प्रयोग होता है और दो नाउन को के मध्य संबंध को बताता है, रिलेशन को बताता है। तो देखिए, दो नाउन के मध्य संबंध को नहीं बता रहा है, एक नाउन यहाँ है, एक नाउन यहाँ है। तो इन दोनों नाउन के मध्य रिलेशन कौन बता रहा है? प्रीपोजिशन। और वो प्रीपोजिशन कौन सा है दोस्तों? प्रीपोजिशन है हमारा ऑन। तो अब देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो बुक है वो किस अवस्था में है? ये जो बुक रखा हुआ है यहां पर आप अगर देखेंगे तो ये टेबल पर रखा हुआ है और टच अवस्था में है, एकदम चिपका हुआ है। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है टेबल पर एकदम चिपका हुआ है, इसलिए हमने यहां पर की इंग्लिश क्या लिख दी? ऑन। पर की इंग्लिश हमने क्या लिख दी? ऑन। क्यों लिखा? क्योंकि जो बुक और टेबल हैं एक दूसरे से चिपके हुए हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक टेबल के ऊपर है। तो यहां पर हमने के ऊपर की इंग्लिश ऑन लिखी, बिकॉज बुक और टेबल दोनों चिपके हुए हैं और स्थिर अवस्था में हैं। ओके दोस्तों, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। अब चलिए देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल। द फोटो हैंग्स ऑन द वॉल। दोस्तों यहां पर वॉल जो है वो ढक गया है, तो ये देखिए, द फोटो हैंग्स ऑन द वॉल। जो फोटो है वो कहां पर लटकी हुई है? दीवार पर। वॉल माने दीवार, यानी जो फोटो है वो दीवार पर लटकी हुई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, जो फोटो है वो एकदम दीवार पर चिपक कर लटकी हुई है और स्थिर अवस्था में, ऐसा नहीं कि मूविंग अवस्था में है, चल रही हो या गतिशील हो। आप देख रहे हैं द फोटो हैंग्स ऑन द वॉल। जो फोटो है वो एकदम दीवार पर चिपकी हुई है, स्थिर अवस्था में है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया है। तो दोस्तों मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए। ऑन का प्रयोग कब करेंगे? जब दो नाउन के बीच संबंध बताना हो और वे नाउन एक दूसरे के ऊपर चिपके हों, एकदम सटे हुए हों और स्थिर अवस्था में है।
तो वहां पर हम लोग क्या है कि नाउन के पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, ये रहा हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब आप और कई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। द पेन इज ऑन द टेबल, कई प्रकार के एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। अगर जैसे बिल्ली टेबल पर बैठी हुई है, अगर स्थिर अवस्था में है तो आप कह देंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, क्योंकि वो बैठी हुई चिपकी हुई है, स्थिर अवस्था में है, तो वहां पर हो जाएगा ऑन। ओके दोस्तों, तो हमने बताया आपको ऑन का प्रयोग तभी करना जब दो वस्तुएं एक दूसरे से टच की अवस्था में हो और स्थिर हों। यही है ऑन का प्रयोग, ऑन का कॉन्सेप्ट। अब चलिए देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है एट। एट का प्रयोग भी के ऊपर या पर के सेंस में करते हैं, लेकिन कब? जब कोई व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु के सामने या बगल में हो तो पर के लिए एट का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, यहां पर ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु के सामने या बगल में हो तो पर के लिए एट का प्रयोग करते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु के बगल में हो, सामने हो, और वहां पर का सेंस लगा हो, पर का सेंस दे रहा हो, तो फिर हम एट का प्रयोग करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आया है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है, द ट्रेन इज कमिंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 2। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, यानी पर का सेंस आया, लेकिन हमने यहाँ पर ऑन के बजाय एट का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि ट्रेन जो है, यहाँ पर ट्रेम लिखा हुआ है दोस्तों, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। जो ट्रेम लिखा है ये ट्रेन होगा, ये यम नहीं होगा, यन होगा। ओके, द ट्रेन इज कमिंग एट द प्लेटफॉर्म नंबर 2। जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रही, क्या ट्रेन क्या एकदम प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आ रही है? नहीं, प्लेटफॉर्म के सामने आ रही या बगल में आ रही है। आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म के सामने या बगल में ट्रेन आ रही है, लेकिन हम उसको बोलते क्या है? ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। तो वहां पर जो पर की इंग्लिश होगी या के ऊपर की इंग्लिश होगी वो क्या होगी? एट। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। समवन इज नॉकिंग एट द डोर। समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो समवन का मतलब कोई व्यक्ति, इज नॉकिंग मतलब खटखटा रहा है, कोई व्यक्ति खटखटा रहा है, एट द डोर दरवाजे पर। तो देखिए दरवाजे पर सेंस आया ना, नाउन के पहले डोर क्या है? नाउन, और उसके पहले एट आया प्रीपोजिशन। तो कोई व्यक्ति खटखटा रहा है दरवाजे पर, तो दरवाजे पर, अब क्या दरवाजे पर एकदम, देखिए क्या दरवाजे पर वो बंदा एकदम चढ़ गया है, इस पर चढ़ गया है फिर उसको खटखटा रहा है? नहीं, वो दरवाजे के सामने या बगल खड़ा हुआ है और खटखटा रहा है। तो यहां पर हमने एट का प्रयोग किया पर के सेंस में। ओके, क्योंकि वो दरवाजे के सामने खड़ा है, ना कि दरवाजे पर चढ़ गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। आई एम स्टैंडिंग एट द टिकट काउंटर। मैं टिकट काउंटर पर खड़ा हूं। तो क्या मैं टिकट काउंटर के ऊपर खड़ा हूं एकदम? नहीं, मैं टिकट काउंटर के सामने खड़ा हूं और या फिर बगल में खड़ा हूं। लेकिन हम बोलते कि हाँ मैं टिकट काउंटर पर अभी खड़ा हूं दोस्तों, अभी टिकट मिला नहीं, मैं टिकट काउंटर पर खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग एट द टिकट काउंटर,
इसका मतलब ये नहीं कि मैं टिकट काउंटर पर एकदम खड़े हो गए हैं। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर एट का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर के ऊपर या पर का सेंस तो जरूर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर के बगल या के सामने वाला सेंस आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एट का प्रयोग किया। तो ये रहा हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट। अब चलिए देखते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। दोस्तों तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा अपॉन। अपॉन का मतलब भी होता है के ऊपर या पर जैसे, लेकिन इसका प्रयोग हम कब करेंगे? जैसे जब कोई व्यक्ति या जानवर ऊपर की ओर गति कर रहा हो। जब कोई व्यक्ति या जानवर ऊपर की ओर गति कर रहा हो, मतलब वो कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा हो, डायरेक्शन उसकी किधर हो? ऊपर। जब कोई व्यक्ति या जानवर ऊपर की ओर गति कर रहा हो तो वहां पर या के ऊपर के लिए अपॉन का प्रयोग करेंगे। समझ में नहीं आया तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। आप देख रहे हैं चित्र भी लगा हुआ है, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। तो कैट जो है नाउन है, टेबल भी नाउन है, तो यानी दो नाउन के बीच संबंध स्थापित कर रहा है कौन? अपॉन, जो कि प्रीपोजिशन है। मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच रिलेट्स बिटवीन टू नाउन, जो दो नाउन के बीच रिलेट करता है, संबंध स्थापित करता है, वही प्रीपोजिशन कहलाता है। ये मैंने शुरू में बताई थी। आप देखिए यहाँ पर अपॉन आया है, बिल्ली ने टेबल पर जंप लगाई यानी कूद गई। बिल्ली टेबल पर कूद गई। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, तो टेबल पर कूद गई। यहां भी तो पर आ रहा है, लेकिन हमने अपॉन का यूज किया। हमने आपको बताया कि अपॉन का यूज तभी करेंगे जब कोई चीज नीचे से ऊपर डायरेक्शन की ओर जा रही। तो देखिए बिल्ली की अगर डायरेक्शन देखिए तो क्या ऊपर की ओर है कि नहीं? बिल्ली ऊपर की ओर जा रही कि नहीं? टेबल पर अगर जाएगी तो ऊपर तो जाएगी, डायरेक्शन उसकी किधर है? ऊपर। इसीलिए हमने यहाँ पर अपॉन का यूज किया। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। ओके, जैसे कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है, जैसे मोहन इज क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री, तो मोहन ट्री पर ऊपर की ओर चढ़ रहा है और गति भी कर रहा है। देखिए यहाँ पर कैट भी गति कर रही है। तो अपॉन का प्रयोग के पर या के ऊपर के सेंस में तभी करेंगे जब कोई जानवर या व्यक्ति ऊपर की डायरेक्शन की ओर गति करे। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इंडियन सोल्जर्स आर क्लाइंबिंग अपॉन द हिल्स। भारतीय सेना पहाड़ी पर चढ़ रही है। तो पहाड़ी ऊंची तो होती है, तो पहाड़ी पर चढ़ रही है, तो यहाँ पर अपॉन का प्रयोग हमने कर दिया, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही बताया है कि अपॉन का प्रयोग तभी करेंगे जब कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही हो और मोशन में हो, गति में हो। तो इंडियन सोल्जर्स चल रहे हैं यानी गति में हैं, आर क्लाइंबिंग अपॉन द हिल्स, और ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसलिए हमने अपॉन का यूज कर दिया। चलिए देखते हैं दोस्तों अपना चौथा कॉन्सेप्ट। दोस्तों चौथा कॉन्सेप्ट और भी खतरनाक है, हम कह सकते हैं ओवर। ओवर, ओवर का मतलब भी होता है के पर, सॉरी के ऊपर या पर। ओवर का मतलब क्या होता है? पर या के ऊपर। लेकिन इसका प्रयोग कब करते हैं? जब कोई वस्तु किसी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर हो। ध्यान से सुनिए, जब कोई वस्तु किसी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर हो परंतु वह पूरी तरीके से टच ना हो। देखिए पूरी तरीके से टच ना हो, अब इसको ध्यान में रखिए। वो पूरी तरीके से टच ना हो, पूरी तरीके से टच ना हो, बल्कि उसका कोई भाग टच करे, बल्कि उसका कोई भाग टच करे, तो वहां पर या के ऊपर के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। देखिए हमने बताया कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर तो है, लेकिन जो वस्तु ऊपर है उसका सारा भाग टच नहीं करता है। सारा भाग अगर टच करेगा तब तो हमें ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा।
सारा भाग टच नहीं करता, बस कोई कोई भाग उसका नीचे की ओर लगता है, की ओर टच करता है, नीचे की ओर टच करता है, तो वहां पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। नदी के ऊपर एक पुल है। तो देखिए नदी के ऊपर, तो रिवर और ब्रिज दोनों नाउन है, दोनों में संबंध स्थापित करने वाला ओवर प्रीपोजिशन है। तो नदी के ऊपर एक पुल है। आप देख रहे हैं नदी के ऊपर, यहाँ पर के ऊपर का सेंस आ रहा है और हमने ओवर का प्रयोग किया। ओवर का प्रयोग हमने क्यों किया? क्योंकि आप चित्र में देख रहे हैं जो नदी है उसके ऊपर पुल स्थित है, ब्रिज है, लेकिन पुल का सारा भाग नदी में छू नहीं रहा है, टच नहीं कर रहा है, चिपका हुआ नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो ये देखिए जो स्तंभ लगे हुए हैं, पोल लगे हुए हैं, सिर्फ यही नदी को टच कर रहे हैं। यानी पुल जो है उसका कुछ कुछ भाग टच कर रहा है, पूरा का पूरा पुल या ब्रिज नदी को टच नहीं कर रहा है, इसलिए हमने ओवर का प्रयोग किया। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड। मेरे सिर के ऊपर एक अम्ब्रेला है, यानी छतरी है, छाता है। मेरे सिर के ऊपर एक छाता है। तो देखिए दोस्तों, क्या पूरा का पूरा छाता जो है, क्या वो कहीं नीचे से टच कर रहा है? पूरा का पूरा जो छाता है कहीं नीचे की ओर टच कर रहा है? नहीं टच कर रहा है। लेकिन उसका एक भाग, ये देखिए, ये जो छड़ी है वो कहीं ना कहीं नीचे की ओर टच कर रही है, किसी ना किसी टच से, सॉरी, किसी ना किसी पार्ट बॉडी से टच कर रही है, हमारे शरीर के किसी ना किसी अंग से टच कर रही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ओवर लिखा। ओके, ओवर का प्रयोग तब करेंगे जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो और थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हो। अगर पूरा टच करेगा तो ऑन का प्रयोग, थोड़ा थोड़ा टच करेगा तो ओवर का प्रयोग, और टच ही नहीं करेगा तो अबव का प्रयोग, जो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है अबव। तो दोस्तों, अबव का मतलब भी होता है पर या के ऊपर, लेकिन इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर हो और किसी भी प्रकार से थोड़ा सा भी टच ना करे, तो वहां पर या के ऊपर के लिए अबव का प्रयोग करते हैं। समझिए दोस्तों, मैंने कहा जब दो वस्तुएं एकदम एक दूसरे को टच करें तो ऑन का प्रयोग कर दीजिए। जब दो वस्तुएं टच तो करें लेकिन थोड़ा थोड़ा टच करें, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ओवर का प्रयोग कर दीजिए। लेकिन जब दो वस्तुएं टच ही ना करें तो वहां पर अबव का प्रयोग कर दीजिए। थोड़ा सा भी टचिंग ना हो, जो ऊपर वस्तु है वो नीचे वाली वस्तु को थोड़ा सा भी टच ना करें, तो वहां पर अबव का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों हम लोग। जैसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, द एयरप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स। जो प्लेन है वो बादलों के ऊपर उड़ रहा है। तो क्या प्लेन बादलों को टच कर रहा है? नहीं। क्या थोड़ा सा भी टच कर रहा है? नहीं। जब थोड़ा सा भी नहीं टच कर रहा है तो हमें अबव का प्रयोग कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पर गलती से ओवर का प्रयोग हो गया है, तो इसको आप सुधार लीजिए। ये दोस्तों टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अबव। ओके, अबव का प्रयोग करेंगे। द एयरप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। सही कर लीजिए, आप लोग उसको सुधार सकते हैं। आई सॉ द मून अबव द हॉरिजन। हॉरिजन या इसको होराइजन भी कोई बोलता है। तो मैंने चंद्रमा को देखा क्षितिज के ऊपर। क्षितिज दोस्तों उस स्थान को बोलते हैं जहां धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। हालांकि कहीं मिलते नहीं हैं लेकिन प्रतीत होते हैं, तो उस स्थान को कहते हैं क्षितिज। तो देखिए, आई सॉ, मैंने देखा, द मून, चंद्रमा को, अबव द हॉरिजन, क्षितिज के ऊपर।
तो क्या जो चंद्रमा है वो क्या क्षितिज पर एकदम टच कर रहा है, जमीन पर टच कर रहा है? नहीं टच कर रहा, थोड़ा सा भी नहीं टच कर रहा है। तो इसलिए हमने एबव का प्रयोग किया। तो एबव का प्रयोग तब करेंगे जब दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर तो हैं, लेकिन टचिंग अवस्था में थोड़ा सा भी नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आज का प्रीपोजिशन। हमने आपको पर या के ऊपर के सेंस में जितने भी प्रीपोजिशन आते थे मैंने उसको बता दिया। एक प्रीपोजिशन और है जो पर के सेंस में आता है, अलोंग। अलोंग वो मैं अगले पार्ट में आपको बता दूंगा दोस्तों। उम्मीद है आपको ये प्रीपोजिशन पसंद आए होंगे और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।